हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। महिमा, ये राजन अभी तक नहीं आया। आज 3 महीने तो हो गए हैं और 1 तारीख है। अब हमें 3 महीने उसके घर रहना है। उस हिसाब से तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। महेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, आता ही होगा, कार से ही तो आना है। 1-2 घंटे आगे पीछे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटों का ही तो रास्ता है। महिमा जी बेफिक्री से बोली। महेश जी और महिमा जी आजकल अपने बड़े बेटे बहू के घर में हैं। छोटा बेटा राजन और पत्नी, बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं। बड़े बेटे मोहन की शादी को 20 साल हो चुके हैं। उनका बेटा और बेटी अपनी पढ़ाई करने हॉस्टल में दूसरे शहर गए हुए हैं। मोहन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। उसकी पत्नी भी बैंक में नौकरी करती है। छोटे बेटे राजन को शादी को 15 साल हो चुके हैं। तब महेश और महिमा जी उनके साथ ही रहते थे। महिमा जी की कुछ आदतों से बहू शिप्रा परेशान हो जाती थी। प्रायः हर काम में मीन मेक निकालना, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करना, रोबीली आवाज में बोलना, घर के कार्यों में मदद नहीं करना, अपनी बात पर अड़ जाना आदि उनके स्वभाव व्यवहार में शामिल थे। इससे शिप्रा कई बार चिढ़ जाती थी, लेकिन राजन समझाता तो चुप रह जाती। अब तो उनका इकलौता बेटा वंश भी 10 साल का हो गया था। आदत के अनुसार महिमा जी उसे भी रोक टोक करती, तो कभी वह चुप हो जाता तो कभी उल्टा जवाब दे देता। महिमा जी आहत हो उठती। पति समझाते, महिमा अब जमाना बदल गया है, अब बच्चों को किसी की रोक टोक पसंद नहीं आती। उनके साथ अब दोस्ताना व्यवहार करना पड़ता है, वरना वे माँ बाप से दूर होते जाते हैं। अब हमारा वाला जमाना नहीं है, जो चाहा बोल दिया। और बच्चों ने मान लिया, लेकिन महिमा जी अपने हर कार्य को सही मानती थीं। अभी से ही अनुशासन में नहीं रखा तो आगे जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। इकलौता बच्चा है तो उसे सिर पर थोड़े ही बैठा लेंगे। राजन और शिप्रा तो उसे कुछ कहते ही नहीं। उसकी हर बात मुंह से निकलते ही पूरी कर देते हैं। शिकायती लहजे में वे कहती, आखिर एक दिन शिप्रा ने पति से कह ही दिया, इतने सालों से पापा मम्मी को हम ही देख रहे हैं, बड़े भाई भाभी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं। आप उनसे बात करिए कि अब आगे से कुछ महीने पापा मम्मी उनके साथ रहेंगे। जैसे 3 महीने हमारे साथ रहें, फिर 3 महीने उनके साथ रहें। इससे उनका भी मन बदलाव हो जाएगा। राजन भी अपनी माँ के स्वभाव को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे भी इस बात में कुछ बुराई नजर नहीं आई। उसने शिप्रा को आश्वासन दिया कि वह बड़े भाई से बात करेगा। जब मोहन से बात की तो पहले उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में मान गए। चूंकि दोनों बच्चे बाहर रहते थे और वह पति पत्नी भी पूरा दिन घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्हें पापा मम्मी को साथ रखने में कोई बड़ी तकलीफ नजर नहीं आई। पिछले 1 साल से यह सिलसिला चल रहा है। 3 महीने मोहन के पास रहने के बाद वे वापस राजन के पास आ गए। इस बार मोहन को आने में कुछ देर हो गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे आए हुए थे। दोनों को ही 1 महीने की छुट्टी मिली थी और अब उन्हें यहीं रहना था। जब मम्मी पापा को मोहन ने यह बात बताई तो वे बड़े प्रसन्न हो गए कि इस बार उन्हें पोता पोती के साथ 1 महीना रहने का मौका मिलेगा। अगले दिन सवेरे महेश तथा महिमा जी चाय नाश्ते पर बैठे तो पूछा, बच्चे कहाँ हैं। मम्मी जी, वे लोग तो अभी सो रहे हैं। बहू के कहते ही महिमा जी हैरानी से बोल उठी, अभी तक सो रही हैं, 9 बज चुके हैं। यह क्या सोने का टाइम है, यह क्या आदत डाल रखी है। बेटा बहू चुप रह गए, क्या कहते। आजकल तो यही चलता है। प्रत्यक्ष में बोले, मम्मी हॉस्टल से आई हैं तो कुछ आदतों में परिवर्तन तो होता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को पोती जूली अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए तैयार होकर मम्मी के सामने आई। मम्मी, मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ, 2 घंटे तक लौटूंगी। महिमा जी ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोली, बेटा यह कैसे कपड़े पहने हैं। उसने कसी हुई जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और बॉय कट स्टाइल में बाल सेट किए हुए थी। क्यों दादी, क्या बुराई है इन कपड़ों में। जूली दादी से सवाल कर बैठी। शरीर तो ढका ही अच्छा लगता है, इस तरह अंग प्रदर्शन करने से मंचलों को पगतियां कसने का मौका मिलता है। जूली ने बुरा सा मुंह बनाया और चुपचाप बाहर निकल गई। बहू रीना समझ गई कि उसे बुरा लगा है, लेकिन वह चुप ही रही। 2 दिन बाद ही बेटे के दोस्त उससे मिलने आए। खूब जोर जोर से हंसते हुए बातें करते, मस्ती मजाक करते 2 घंटे तक वहीं बैठे रहे। उनके जाने के बाद महिमा जी बोली, बच्चे कितना शोर मचाते हैं, यह कोई तरीका होता है बातें करने का। इतना हल्ला, इतना शोर, चारों घरों तक आवाज जा रही होगी। मम्मी जी, आज की जनरेशन ऐसी ही है, उन्हें कोई रोक टोक प्रतिबंध पसंद नहीं। रीना ने कहा, ऐसे थोड़े ही होता है। बच्चों को कायदे कानून, अनुशासन, संस्कार, इन चीजों से वास्ता है या नहीं, यह तो जीवन के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। अभी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे। यह सिखाना तो तुम्हारा काम है। रात को रीना ने मोहन से कहा, यह मम्मी जी तो हर बात में इतनी रोक टोक प्रतिबंध लगाने की बातें करती हैं।
बच्चे बुरा मान जाएंगे, वह सिर्फ महीने भर के लिए आए हैं और रोज इनकी टोका टाकी सुनकर चिढ़कर कहीं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना कर दें, फिर वह बुरा मान जाएंगी। मोहन को भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे इस बात को कहे, वह भी तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, राजन के बेटे के साथ भी अगर ऐसा ही करती होंगी तो उसका क्या हाल होता होगा। अगले दिन रीना ने शिप्रा को फोन लगाकर पूछा, क्या मम्मी जी वंश को भी टोका टाकी प्रतिबंध लगाती हैं? हर बात में प्रतिबंध, मीन मेक और रोक टोक लगाने जैसे बातें करती हैं। जब शिप्रा ने हाँ में उत्तर दिया तो अब पूछने लगी, तुम कैसे सहन कर लेती हो और वंश कैसे झेल लेता है? शिप्रा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब पता लगा, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, बस दीदी अब साथ रहना है तो सहन करना ही पड़ता है। एक सप्ताह बीता होगा। महिमा जी दोनों बच्चों को बोली, तुम लोग कभी मंदिर नहीं जाते, घर के सामने तो मंदिर है, तुम्हारे घर में कभी पूजा पाठ होते मैंने नहीं देखा। इतने में सामने से रीना आ गई तो महिमा जी उससे बोली, तुम घर में पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? एक छोटा सा मंदिर बनाकर सुबह शाम कुछ देर भगवान के सामने बैठ नहीं सकती? इतना बड़ा घर है तो एक छोटा सा कमरा पूजा घर नहीं होना चाहिए? मैंने तो राजन से कहकर एक छोटा सा पूजा घर बनाया है। रीना मन ही मन सोचने लगी, वह अपने घर और नौकरी में इतनी व्यस्त रहती है तो उसे दूसरे कामों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन सास का लिहाज करके चुप हो गई। 2 दिन बाद जूली का जन्मदिन आने वाला था। उसने अपने खास मित्रों को बुलाया था। शाम के वक्त सभी इकट्ठे हुए। केक काटने के बाद क्रीम को जूली के मुंह पर सभी लगाने लगे। दोस्तों में लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। महिमा जी ने जब लड़कों को भी जूली के मुंह पर क्रीम लगाते देखा तो अजीब नजरों से देखने लगी। उनके जाने के बाद बहू बेटे से बोली, तुमने कितनी छूट दे रखी है। वे लड़के कैसे बेहुदे तरीके से जूली के चेहरे पर क्रीम लगा रहे थे। पता नहीं उनके मन में क्या भाव हो। मम्मी जी आप व्यर्थ ही शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों के मन में, वे सिर्फ दोस्त हैं। आखिर रीना ने कही डाला, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगती हैं लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। नाराजगी से महिमा जी बोली, 20 दिन बीत चुके थे। बच्चे वापस हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगे थे। एक दिन जूली को महिमा जी बोली, तुम 1 महीने की छुट्टी पर आई हो, मैंने तुम्हें एक दिन भी रसोई में कुछ काम करते नहीं देखा। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? दादी अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, इस वक्त मेरे लिए खाना बनाना जरूरी नहीं, बल्कि करियर बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है और मैं वही कर रही हूँ। जवाब देकर जूली दूसरे कमरे में चली गई। माँ ये दादा दादी यहाँ से कब जाएंगे? दादी कितना परेशान बोर करती हैं, हर काम में टोका टाकी उपदेश, भाषणबाजी, यह मत करो वह क्यों कर रहे हो, यह क्या पहना है, या क्या खा रहे हो। हमारे ही घर में आकर हम पर ही पाबंदियां लगाने की कोशिश करती हैं। आगे से जब हम आए इन्हें यहाँ मत बुलाना। आवेश में जूली बोले जा रही थी, बेटा धीरे बोल, उन्होंने सुन लिया तो बुरा लगेगा उन्हें। रीना ने बेटी को समझाते हुए कहा, लगने दो, जब कुछ भी उटपटांग बोले जा रही हैं तो हमें भी तो बुरा लगता है। दूसरे कमरे में बैठे महेश तथा महिमा जी को सब सुनाई दे रहा था। महिमा जी को महसूस हुआ, इससे पहले कभी अपने ही घर में उनका इतना अपमान नहीं हुआ। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। पति से बोली, अब और अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजन को बुला लो, हम वापस चलते हैं। इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लो महिमा, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही कहता आया हूँ कि बच्चों पर हर समय रोक टोक प्रतिबंध मीन मेख निकालना ठीक नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब वह हमारा वाला जमाना थोड़ी ही है कि बच्चों से जो कहा उन्होंने सुन लिया। आज बच्चों में धैर्यता सहन शक्ति भी नहीं है और उनमें अहम भाव भी बहुत है। छोटी छोटी बातों को वह ईगो बनाकर समस्या खड़ी कर देते हैं। बहुत सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है उनके साथ, उनके दोस्त की तरह से व्यवहार करना पड़ता है, बहुत प्यार और अपनेपन के साथ। अगर विश्वास में लेकर उन्हें कुछ समझाया जाए तो वह फिर भी बात सुन लेते हैं, लेकिन अगर रौब डांट डपट से कुछ बोला जाए तो वो आहत हो जाते हैं और उल्टा चल पड़ते हैं। प्रकृति का भी यह नियम है कि जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं पहले हमें उन्हें देना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी से प्रेम आदर सम्मान चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें देना पड़ता है, चाहे वह बड़े हों या बच्चे। मगर तुम हर समय हाथ में जैसे डंडा लिए खड़ी रहती हो, टोका टाकी, या नहीं करो वह नहीं करो, यह क्यों करते हो। अब इन बातों का जमाना नहीं रहा। अब सोचो, वह वंश भी तो यही सब मन में सोचता होगा जो आज यहाँ बच्चे सोच रहे हैं। अभी वह छोटा है इसलिए कहता नहीं, कल को वह भी पलट कर जवाब दे सकता है, जैसे आज जूली कह रही है। अब तुम्हें ही स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ की टोका टाकी बंद करनी होगी, तभी हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत पाएगा। वरना आज देख रही हो क्या होने लगा है। पति की बातें सुनकर कुछ देर तक तो महिमा जी एकदम चुप लगा गईं। शायद महेश जी की बातों में उन्हें सच्चाई नजर आने लगी थी। वे सोचने पर मजबूर हो गईं, क्या सचमुच उनका व्यवहार सबको इतना आपत्तिजनक लगता है।
उनके आचरण के कारण सब इतना परेशान होते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती नजर आने लगी। जब बच्चे उन्हें पूरी तरह से आदर मान देते हैं, उनके साथ कोई प्रतिबंध रोक टोक नहीं लगाते, तो फिर वह क्यों जबरदस्ती ऐसा व्यवहार कर रही हैं? यह भी तो अहंकार ही हुआ। आप ठीक कहते हैं, मुझसे ही भूल हो गई जो मैं जबरदस्ती सब पर अपनी राय थोपने की कोशिश करती रही। अब मुझे समझ आ गई है, हर एक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। व्रत के प्रतिबंध या अपनी राय थोपने का कोई अर्थ नहीं। दोनों बेटे बहुएं पोते पोती को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ, ये हुई ना बात देर आए दुरुस्त आए। मुस्कुराते हुए महेश जी ने कहा तो महिमा भी मुस्कुरा दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।